हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन लर्न विथ कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम लोग अपने बैंकिंग टॉपिक को स्टार्ट करें। इसके पहले बैंकिंग के बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं जो कि आपके बेचू बी कॉम एंड बेचू एम कॉम एंट्रेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम लोगों की एंड्रॉइड ऐप के अंदर प्रीमियम कोर्स लॉन्च हो गया है जो कि आपके बेचू बी कॉम और एम कॉम दोनों के लिए दोस्तों। ठीक है, आपको दोनों के अंदर बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। आप लोग ऐप में जाके इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, एंड दोस्तों इसके अंदर आपको जब भी ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारे के सारे वीडियोस, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड दोस्तों सब कुछ आपको बेचू बीकॉम एम कॉम एंट्रेंस के मिलेगा। ठीक है, सारी चीजें। अब दोस्तों आज हम लोग अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे आप लोग इसका लोगो देख सकते हैं, बेचू बीकॉम की ऐसा लोगो है, एम कॉम की ऐसा। जब आप जाएंगे ऐप के अंदर तो आपको सारी डिटेल दिख जाएगी। आज हम लोग दोस्तों इंडियन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब ये दोस्तों आपको बैंक में पढ़ना क्या है, कितने बैंक होते हैं ये पढ़ना है, कब बैंक स्टेब्लिश हुए ये पढ़ना है, एंड दोस्तों बैंक आए कैसे। तो दोस्तों अगर आपको स्टार्टिंग से पता होगा कि इंडिया के अंदर बैंक कैसे आए, कौन से बैंक बंद हुए, तो आपको अच्छे से याद होगा चीजें। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं, आज इंडियन बैंकिंग सिस्टम को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, कि भैया बैंक इंडिया में कैसे आए, क्या क्या चीजें हुई। तो ये देखिए यहाँ पे अपना टॉपिक स्टार्ट हो गया है, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि क्या बोलते हैं बैंक से क्वेश्चन आते हैं हम लोग को पता ही नहीं होता कि कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएगा सब कुछ यहाँ से। ठीक है, जितना बताऊं उतना ही पाइएगा आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों बैंकिंग इन इंडिया वॉज स्टेब्लिश लॉन्ग अगो, बहुत स्टार्टिंग में आ गया था, 18 सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग स्टार्टेड फ्रॉम 1770। इंडिया के अंदर सबसे पहले बैंक स्टार्ट हुआ बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसको बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भैया सबसे पहले बैंक कब स्टार्ट हुआ, 1770 में। यहां से भैया इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस ये जो बैंक था ये बैंक बंद हो गया। कब बंद हुआ, 1832 के अंदर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में 1786 के अंदर एक बैंक और बना गया जिसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये क्या हो गया, फेल हो गया, नहीं चल पाया, 1791 के अंदर बंद हो गया। ठीक, आपको इतना याद रखना है। अब आते हैं प्रेसिडेंसी बैंक। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। इंडिया के अंदर 3 बैंक थे जो बनाए गए थे, जिनको क्या बोलते हैं प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। कभी कभी तो आपसे सीधे पूछेगा दोस्तों कि कौन सा प्रेसिडेंसी बैंक नहीं है, उसके आपको पता होना चाहिए बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों का आपको एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखने हैं, 1806, 1840, 1843। ठीक है, इन तीनों बैंकों को दोस्तों अमलगमेट कर दिया गया। अमलगमेट करके एक बैंक बनाया गया जिसको कहते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक। ठीक है दोस्तों, दिस सी प्रेसिडेंसी बैंक वर ये ऑर्गेनाइज्ड एंड अमलगमेटेड फ्रॉम अ सिंगल एंटिटी। इनको बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसके पहले एक कमिटी आई थी। ठीक है, इसके पहले एक कमिटी आई थी यहाँ पे। इस कमिटी का दोस्तों नाम था गॉडजी कमिटी। ठीक है, गॉडजी कमिटी। इस कमिटी 1921 के अंदर इस कमिटी के रिकमेंडेशन पे इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके दोस्तों रख दिया गया एसबीआई। इस बात को याद रखिएगा कि गॉडजी कमिटी के, गॉडजी भी कहते हैं, गॉडजी कमिटी के रिकमेंडेशन पे जो कि 1921 के अंदर आई थी, इस कमिटी के रिकमेंडेशन में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया दोस्तों 1955 में। तो 1955 के अंदर एसबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, हम लोग ये कह सकते हैं। ठीक है, एक बार क्योंकि रिकैप मारते हैं। 3 ठो प्रेसिडेंसी बैंक के, इनके इस्टेब्लिशमेंट याद रखने हैं, इस्टेब्लिशमेंट ईयर। इन तीनों को अमलगमेट करके बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको दोस्तों एक कमिटी के रिकमेंडेशन पे 1921 के बाद क्या बोलते हैं, ये कमिटी आई थी, इसके बाद इसको 1955 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं नीचे अपने बाकी टॉपिक्स को देखते हैं। कुछ ओल्ड बैंक्स भी हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये देखिए इलाहाबाद बैंक, नाम सबने सुना है ना, इलाहाबाद बैंक दोस्तों, जो कि 1865 में स्टार्ट हुआ था इलाहाबाद के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर है। ये ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक है अपने कंट्री का। ठीक है, आज तक काम का आया है, मतलब अभी तक ही जिंदा है। ठीक है, तो 1865 ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अवध कबैसे बैंक, इसकी खास बात यह है ये 1881 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो कि 1881 में ही आया था दोस्तों। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं इससे। उसका दोस्तों ये फैजाबाद में, उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा नहीं है। ये फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी वाला बैंक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी वाला बैंक है। ठीक है दोस्तों, जिसको इंडियंस चलाते हैं, ये मतलब नहीं है, फेल हो गया था, हाउ इट इज पेड इन, बट आपको यह रखना है
कि अवध कॉमर्शियल बैंक जो है 1881 में आया था, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। ये फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी वाला बैंक है, ठीक है, फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक है जो इंडिया वाले इंडियंस मेके चलाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आते हैं। ये क्या है, कितना पढ़ना है बस उतना ही पढ़िए जितना बताया हूं आपको, ठीक है, ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों स्टेब्लिश हुआ था 1895 के अंदर, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं दोस्तों, इट वॉज ऑल्सो फर्स्ट बैंक टू बी मैनेज बाई सोई इंडियंस, ये पहला जो इंडियंस रहते थे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक भी हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आते हैं, इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। भैया स्वदेशी मूवमेंट वही था जब अपना देश का सामान अपना हुआ नियम आ गया था इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ड्यू टू स्वदेशी मूवमेंट मेनी बैंक्स वर इस्टेब्लिश, बहुत से बैंक इस्टेब्लिश हुए 1906 से लेकर 1911 के बीच में, ठीक है। अब दोस्तों बहुत सारे बिजनेसमैन थे, उनकी मदद से बहुत सारे बैंक इस्टेब्लिश किए गए। तो उस समय कौन कौन से बैंक इस्टेब्लिश हुए, कुछ नाम यहाँ पे देख लीजिए। केनया बैंक 1906 में आया, डेट याद रखनी है। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में आया, कॉर्पोरेशन बैंक 1906 में आया, इंडियन बैंक 1907 में आया, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में आया। दोस्तों इसको आपको याद रखना है ईआई केवल, और बुद्धि कुछ नहीं खर्च करनी, ठीक है। इतना हो गया। अब दोस्तों अपने आगे आते हैं। अब दोस्तों ये आईबीआई के बारे में मैंने पूरा वीडियो बना दिया है अच्छे से एकदम डिटेल में, बट कुछ बातें जो यहाँ पे देखते हुए हम लोग चलेंगे, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों आईबीआई स्टेब्लिश हुआ 1935 में, और इसका एक्ट पास हुआ 1934 के अंदर। दोस्तों याद रखिएगा आईबीआई स्टेब्लिश हुआ था 1935 में, इसका एक्ट पास हुआ था 1934 में, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों नेशनलाइज हुआ था 1949 में। दोस्तों नेशनलाइज मतलब कि ये जब बना तो प्राइवेट बैंक था, ठीक है, और नेशनलाइजेशन मतलब होता है प्राइवेट बैंक से गवर्नमेंट बैंक के अंदर कन्वर्जन कर देना, मतलब प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट बैंक के अंदर कन्वर्ट कर देना। तो भैया आईबीआई स्टेब्लिश हुआ था 1935 में, एक्ट पास हुआ था 1934 में, ठीक है दोस्तों। ये किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, हिल्टन यंग कमीशन, जिसको योयाय कमीशन भी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे आईबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसको योयाय कमीशन भी कहते हैं। दोस्तों ये स्टार्टिंग में तो कलकत्ता में था, बट परमानेंटली इसका ऑफिस शिफ्ट कर गया मुंबई के अंदर 1937 में। एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बीकॉम में पिछली बार 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आईबीआई से केवल, ठीक है दोस्तों। इनिशी द आईबीआई वाज स्टार्टेड विद प्राइवेट शेयर होल्डर, जब ये स्टार्ट हो तो प्राइवेट बैंक था, मैंने आपको बताया था आईबीआई की वीडियो में। दोस्तों एक बार आईबीआई का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आप देखेंगे तो उसके बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों जब ये स्टार्ट हुआ तो प्राइवेट शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, अब तो पेड अप कैपिटल 5 करोड़ तक, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको नहीं याद करना आपको, ठीक। इट ऑल्सो एक्टेड एज अ सेंटर बैंकिंग, भैया ये सेंटर बैंकिंग की तरह म्यांमार का है, भैया याद रखना, ये पता नहीं किसी को। इट इज ऑल्सो एक्टेड एज सेंटर बैंकिंग ऑफ म्यांमार टिल 1948 एंड टिल 1947 फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के भी ये सेंटर बैंक की तरह काम कर रहा था, आपको पता होना चाहिए। मतलब जो आईबीआई है वो पाकिस्तान का भी सेंटर बैंक था 1947 तक, ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना होगा इसको। एक्टेड मतलब एक्ट कर रहा था। इट ऑल्सो एक्टेड एज सेंटर बैंकिंग इंस्टीट्यूट फॉर म्यांमार टिल 1948 एंड टिल 1947 पाकिस्तान के लिए, ओके दोस्तों। आईबीआई नेशनलाइज कब हुआ, 1 जनवरी 1949, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप, भैया ये पब्लिक बैंक से क्या बोलते ट्रांसफर हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ये 1948। इट इम्पावर आईबीआई एक्ट एज अ, भैया ये आईबीआई बन गया, इसका सेंट्रल बैंक बन गया इंडिया का, जो कि इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। आईबीआई कंट्रोल दी मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडियन, यूपी कैसे छपेगा उसको रेगुलेट करता है, बैंकों को इंस्पेक्ट करता है, बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं आईबीआई के। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, ठीक है ना। एक्ट का पास हुआ, स्टेब्लिश कब हुआ, ये कब हुआ, उसके प्राइवेट से गवर्नमेंट कब हुआ 1949 के अंदर, उसके बाद हिडन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे ऑफिस कब सेटअप किया गया दोस्तों, यहाँ से कलकत्ता से मुंबई 1937, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए म्यांमार का पाकिस्तान वाली, तो आपको पता ही नहीं होगा मेरे ख्याल से, जिनको पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि उनको पता था ये बात। अब दोस्तों आईबीआई की कुछ सब्सिडीज हैं, सब्सिडी मतलब जो आईबीआई के अंदर काम करती हैं। अब दोस्तों ये यहाँ पे सब्सिडी का आ गया, तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी की बात आती है। आईबीआई ने इन कंपनीज की 51% से ज्यादा शेयर अपने पास रखी है, इसलिए ये सब लोग क्या है आईबीआई के सब्सिडी आईबीआई के अंदर काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं, आपको इनके नाम पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। इसके फुल फॉर्म, इसके नाम, इन कब सेटअप हुए थे। तो दोस्तों एक तो डीआईजीसी, एक तो नाबार्ड, एक तो दोस्तों एनएचबी, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। ये तो पूछे तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहला है डीआईजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि सेटअप हुआ था 1978 के अंदर, ठीक है, नाम और फुल फॉर्म ईयर। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, आपको याद रखना है 1982 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है।
नेशनल हाउसिंग बैंक सेटअप इन 1988, ये भी इसका सब्सिडी है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BNMPL सेटअप 1995 के अंदर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं आईबीआई खत्म, आते हैं एसबीआई के ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भैया ये क्या है, ठीक है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहले इसका नाम था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे, गॉडजी कमिटी, ठीक है ना, गॉडजी कमिटी के रिकमेंडेशन पे नाम चेंज किया गया, ठीक है। उसका दोस्तों ये 1955 में स्टेब्लिश किया गया। स्टेब्लिश एक तरह से देखा है जिसका नाम चेंज किया गया ना, बट इसको स्टेब्लिश कहते हैं ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ गोयवाला कमिटी। दोस्तों इसको गॉडजी कमिटी भी कहते हैं, याद रखिएगा, गॉडजी कमिटी, ठीक है। अब आते हैं, इट वॉज नेशनलाइज ऑन 2 जून 1956। भैया नेशनलाइज कब हुआ, जब बना तो प्राइवेट था, नेशनलाइज हो गया 1956 में ही, ठीक है, 2 जून 1956 में, विद द मेजॉरिटी ऑफ इट्स शेयर टेकन बाय गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने इसके शेयर खरीद लिए। द एसबीआई एक्ट एज एन एजेंट, एसबीआई जो है एजेंट की तरह काम करता है आईबीआई का, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, केवल एक होता है ऐसा बैंक है जो आईबीआई का एजेंट की तरह काम करता है, जिसको एसबीआई कहते हैं, ठीक है। इट हैज 5 एसोसिएट बैंक, जिसके 5 एसोसिएट बैंक थे, अब दोस्तों सब आपस में मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, मसूर, पटियाला एंड ट्रेवनकोर, ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर की बाकी बातें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं और क्या है। अब दोस्तों बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, भैया बैंकों के अंदर बहुत रिफॉर्म मतलब बदलाव, भैया बहुत सारे बदलाव आए थे, क्या क्या रिफॉर्म आए थे 1786 से 1991 तक, याद होगा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आपको आया ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो भैया यहाँ से यहाँ तक के बैंकों के अंदर बहुत रिफॉर्म आए, रिफॉर्म मतलब चेंजेस आए, बहुत बदलाव आ गए, ठीक है, तो उसको पढ़ना है। तो आपको पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, ईआई जो पहला बदलाव का, जो बैंकों में बदलाव आए ना, रिफॉर्म्स आए, वो एक साथ नहीं आए, धीमे धीमे आए, स्टेजेस के अंदर आए, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पहला फेज था 1786 से 1969 तक, सेकेंड फेज था 1969 से 1991 तक, एंड दोस्तों थर्ड फेज जो कि रिफॉर्मेटिव फेज कहते हैं जिसको, ये याद रखिए, रिफॉर्मेटिव फेज आफ्टर 1991, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब पहला जो फेज है दोस्तों, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी जो कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आएंगी। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1786, नेम्ड एज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में आया था, पता होना चाहिए। एंड बंगाल बैंक, दोस्तों याद रखिएगा, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज जनरल बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1786, नेम्ड एज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में हुआ था, उसके बाद इसका नाम चेंज किया गया था, मैंने ऊपर आपको बताया है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड दिस थ्री बैंक, भैया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों बैंक को बनाया था, जिनको हम लोग प्रेसिडेंसी बैंक भी कहते हैं, याद रखिएगा, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, 1809, 1840, 1843, 1843, तो हिंदी हो गया, ठीक है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही दोस्तों, आप लोग पूछते हैं ना कि क्या पढ़ना है, तो देख लीजिए, ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आप आराम से निकल जाएगा, इसको आपको रट्टा नहीं मानना है, आराम से पढ़िए दोस्तों। दीज थ्री बैंक आर इंडिपेंडेंट बैंक एंड दीज आर कार्ड, इनको प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट। दीज बैंक, दीज थ्री बैंक दैट इज बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास वर अमलगमेटेड इन 1920, ठीक है, 1921 एक्चुअली में ये, ठीक है, एंड इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एंड दोस्तों क्या हो गया बाद में, ये इसको हटा, इस किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे, गॉडजी कमिटी के रिकमेंडेशन पे, ये दोनों मर्ज हो गए थे, आपस में अमलगमेट हो गए थे, ठीक है। फिर दोस्तों इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या बन गया था, एसबीआई बन गया था दोस्तों। इलाहाबाद बैंक क्या था, वॉज सेटअप एक्सक्लूसिवली बाय इंडियंस, इंडियन से बनाया था 1865 के अंदर, एक्सक्लूसिवली मतलब इंडियंस ने बनाया था। पंजाब नेशनल बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1894, विच इज हेडक्वार्टर कहाँ था, इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, जब ये बना था, बट नाउ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बिटवीन 1906 से लेकर 1913 के बीच में फ्यू बैंक वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ, ठीक है, सेंट्रल बैंक, दोस्तों ये सेंट्रल बैंक आपका कौन सा बैंक है, ठीक है ना, ये सेंट्रल बैंक आपका आईबीआई नहीं है, सेंट्रल बैंक नाम से एक तो इंडिया के अंदर कॉमर्शियल बैंक भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ मैसूर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों, हमने देखा। अब दोस्तों द आईबीआई कब आया था दोस्तों, 1935 में आया था, एक्ट 34 में पास हुआ था, ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों ये नेशनलाइज कब हुआ था, 1949 के अंदर हुआ था, इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड फेज के ऊपर, आपको यहाँ पे इसका ईयर रखना है 1969 से लेकर 1991 तक दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखना आपको। इसके बाद इन 1955 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ने इसको इम्पीरियल बैंक को नेशनलाइज कर दिया, ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है।
उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द एसबीआई, एसबीआई को आरबीआई का एजेंट बना दिया। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि भैया आरबीआई का एजेंट कौन है, तो एसबीआई है। दोस्तों मेनी 7 बैंक्स ओन बाय द प्रिंसी स्टेट, प्रिंसी स्टेट 7 बैंक ओन करते थे जिनको नेशनलाइज कर दिया गया 1959 में अंदर, एंड दे बिकम सब्सिडीज ऑफ एसबीआई, फिर ये सब एसबीआई के सब्सिडीज बन गए थे। उसके बाद दोस्तों 1969 के अंदर 14 कॉमर्शियल बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया, 14 कॉमर्शियल बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया 1969 के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके दोस्तों 1980 के अंदर इन दिस फेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म 7 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1980 विद द 80% ऑफ बैंकिंग सेक्टर इंडिया कम टू गवर्नमेंट ओनरशिप। भैया 80% बैंक गवर्नमेंट के हो गए थे उस समय। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये 7 नहीं होगा, ये 6 होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 6 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1980, पंद्रह पे 1980। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं अपने जो थर्ड रिफॉर्म है इसके ऊपर आते हैं। न्यू फेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म 1991 के बाद क्या हुआ, अभी तक क्या चल रहा है दोस्तों। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए दिस फेज इज आल्सो नोन एज रिफॉर्मेटरी फेज, मैंने ऊपर बताया था आपको, इंपॉर्टेंट है। दिस फेज पे वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए अर्थव्यवस्था की बहुत इंपॉर्टेंट था। In this phase, many more product and facility in Indian banking sector have been introduced. बहुत सारी फैसिलिटियां इंडिया के अंदर बैंक के अंदर। दोस्तों इन 1991 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हम कमिटी, एक कमिटी हो गई एम नरसिम्हम कमिटी विच वाज इनकॉर्पोरेटेड इन वर्किंग फॉर लिबरलाइजेशन एंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस ड्यू टू वेरियस प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो भैया नरसिम्हम कमिटी किससे रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। नरसिम्हम कमिटी बैंकिंग से रिलेटेड है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, पूछा था नरसिम्हम कमिटी रिलेटेड विद विच, तो बैंकिंग से रिलेटेड है। दोस्तों मेजर प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड बाय नरसिम्हम कमिटी इज, दोस्तों ये आपको मतलब नहीं इतना, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं वो कोई काम का नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस उतना पढ़ना आपको। ठीक है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्योंकि दोस्तों ये बैंक के भी नोट्स हैं, तो आपको बैंक तो अभी निकालना नहीं है, आपको केवल एंट्रेंस एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, कोई काम का नहीं, इसको काट दीजिएगा आप लोग। ठीक है, नोट्स के हिस्से इसी मैंने इसको काटा नहीं। ठीक दोस्तों, अब एक टॉपिक यहाँ पे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब दोस्तों ये क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं, इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, पूछा भी गया एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों एनपीए इज एन एसेट्स ऑफ बैंक विच इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी इनकम। भैया बैंक का एक ऐसा एसेट्स है, संपत्ति है जिससे बैंक को इनकम नहीं हो रही है। दोस्तों पहले मैं आपको एसेट्स का मतलब समझाता हूँ, आपको एसेट्स का मतलब पता होना चाहिए। दोस्तों एसेट मतलब कोई भी चीज हो जिसके आप ओनर हो, आप उसके मालिक हो, एंड जिससे आपको कॉन्टिन्यूअस बेनिफिट हो रहा हो। एनीथिंग, एनीथिंग कुछ भी हो, आप उसके ओनर हो एंड आपको कॉन्टिन्यूअस बेनिफिट हो रहा हो उससे, तो वो आपकी क्या मानी जाएगी, एसेट्स मानी जाएगी दोस्तों। अब जैसे कि आपकी बुक, वो कुछ भी है, आपकी बुक है, आप उसके ओनर हो एंड उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो वो आपकी क्या है, एसेट्स है। तो दोस्तों बैंक का ऐसा एसेट्स जिससे बैंक को कोई इनकम नहीं हो रही है उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऑन विच रेगुलर इनकम इज नॉट मेड, जिसपे बैंक को इनकम नहीं हो रही है उसको एनपीए कहते हैं। दोस्तों अ लोन और ईज दैट इज नॉट मीटिंग स्टेटेड प्रिंसिपल इंटरेस्ट, बैंक ने अगर लोन दिया हुआ है, ठीक है, उस पर आप बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, प्रिंसिपल पैसा मेन पैसा नहीं मिल रहा, तो वो बैंक का एनपीए बन जाता है। अब दोस्तों एनपीए को बैंक ने क्लासिफाई किया हुआ बहुत सारी चीजों के अंदर। बैंक यूजुअली क्लासिफाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है, कैसे किया है, विच आर मोर देन 90 डेज ओवर ड्यू। भैया अगर कोई आपका लोन था एंड वो 90 दिन से ज्यादा की ड्यू हो गया है, ठीक है, एंड एनी कंज्यूमर लोन विच आर मोर देन 180 डेज ओवर ड्यू, तो वो एनपीए बन जाता है दोस्तों। अगर एग्रीकल्चर लोन था दोस्तों, तो इफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट जो थी वो ओवर ड्यू नहीं दी गई है, तो हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे, तो उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ये 90 डेज और 180 डेज इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप्स के एमबीए होते हैं, ठीक है, यहाँ पॉइंट छूट गया, बट दिस पीरियड शुड नॉट एक्सीड 2 ईयर, वो पीरियड हार्वेस्ट वाला पीरियड 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आफ्टर 2 ईयर अनपेड लोन इंस्टॉलमेंट विल बी कैशबैक एनपीए, मतलब भैया 2 साल के पहले तक कुछ नहीं, आप एनपीए नहीं घोषित कर सकते, उसके बाद वो एनपीए बन जाएगा, हार्वेस्ट वाले फाइमर कहिए। अब दोस्तों एनपीए कितने टाइप्स का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। तो भैया एक होता है सब स्टैंडर्ड एनपीए, एक होता है डाउटफुल एनपीए, एक होता है लोन एसेट्स। तो भैया एनपीए लेस देन 1 मंथ, अगर आपका एनपीए लेस देन 12 महीने के पहले का है, मतलब 12 महीने से आपको लोन पे बैंक वालों को इंटरेस्ट नहीं मिला, तो वो एनपीए सब स्टैंडर्ड है। उसका अगर वो एनपीए 12 महीने से ज्यादा हो गया तो वो डाउटफुल हो जाता है। उसके बाद भैया व्हेन बैंक और ऑडिटर हैव ऑडिट, जब बैंक ऑडिटर उसका आइडेंटिफाई करता है कि वो लॉस है बट इज नॉट बीन, उसको राइट ऑफ नहीं किया गया अभी, तो वो लॉस एसेट्स बन जाता है। ठीक है दोस्तों, रीजन फॉर सच सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन दोस्तों आता क्यों है आपको ये पता होना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, इसके दो रीजन होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रीजन, एक होता है इंटरनल रीजन। पहला होता है ग्लोबल इकोनॉमिक सोलन, अगर इंडिया की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। दूसरा इनडिस्क्रिमिनेट एंडिंग ऑफ पुअर रिकवरी, भैया बैंकों ने सही से लोन नहीं दिया, सब चीज ध्यान से नहीं देखा, तो उस टाइम भी ऐसा रीजन होता है दोस्तों। ठीक है, ज्यादा आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर आपको याद रखना कि एनपीए कितने टाइप्स का होता है। तो एक बार एनपीए देख लेते हैं फिर से। तो एनपीए मतलब वो पैसा जिससे बैंकों को कॉन्टिन्यूस इनकम नहीं हुई है। और एनपीए दोस्तों क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या नॉट के ऊपर। ये पूछता है एग्जाम के अंदर। 12 महीने से पहले का तो सब स्टैंडर्ड माना जाएगा, ठीक है, उसके 12 महीने के बाद का तो डाउटफुल। एंड बैंक के ऑडिटर ने घोषित कर दिया भैया कि यह पैसा नहीं आ सकता, अब तो खत्म कहानी, इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए अपने को, तो वो लॉस एसेट्स है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स के यूनिफॉर्म्स को देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को भी देखा है। ठीक है, इसके बाद की वीडियो में हम लोग बाकी चीजों को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के अंदर। एंड क्योंकि बैंकिंग में बहुत सारी चीजें दोस्तों कवर करनी है, मैं आपको थोड़ा सा क्योंकि ये क्या दिखा देता हूँ यहाँ पे दोस्तों, ये सब बहुत ज्यादा है। अब यहाँ से आपको पढ़ना है, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से आपको पढ़ना है आईबीआई, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, कॉमर्शियल, कोऑपरेटिव, पब्लिक सेक्टर, ये सब आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर आपको देखना चीजें, बैंक नेशनलाइजेशन से क्या हुआ, भारतीय मैया बैंक पूछ सकता है एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, ये जो एसबीआई के जो नहीं थे एसोसिएट्स, उनके बारे में बताया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको यहाँ पे सब पढ़ना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। इसका नोट जो है हम लोग के ऐप के अंदर इनबिल्ट कर दिया गया है, वहाँ पर डाल दिया गया, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।